अतिथिगण, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज गर्व और सम्मान के साथ उस महान व्यक्तित्व पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ जिनके विचारों और संघर्षों ने भारत के भविष्य की नई दिशा तय की। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह एक अच्छी गुणवत्ताओं को परिभाषित कर देते हैं, किंतु यह शब्द किसने कहे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है और कौन ही हो सकता है, हमारे महान संविधान निर्माता श्री भीमराव रामजी अंबेडकर को छोड़कर। अब सवाल यह उठता है कि उन्हें इन शब्दों को कहने का प्रोत्साहन किस चीज ने दिया और उन्हें किस तरह भारत के संविधान निर्माता की उपाधि से संबोधित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर उनके जीवन की गहराइयों में छुपा हुआ है। तो आइए उस महान व्यक्तित्व की कहानी को अपने मानस में अंकित कर लें। श्री भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की 4वीं व अंतिम संतान थे। बचपन से ही उन्होंने अपने छोटे कुल के होने की वजह से बहुत भेदभाव झेला, किंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन में जात पात और धर्म को दूसरा स्थान देते हुए शिक्षा को पहला स्थान दिया और वह समाज से लड़ते हुए हमेशा यही कहते रहे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित सभी लोग। आज मैं विदिशा जोशी, मोहनलाल बाल विद्या मंदिर की कक्षा 8वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये भाषण एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हमें अपनी पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाजाति में हुआ था। हमें बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, वे कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ते थे। विद्यालय में जो पानी पीने वाला घड़ा होता था, उसको भी छूने की अनुमति नहीं थी। जब तक कोई चपरासी आकर उन्हें पानी ना दे, तब तक उन्हें अपनी प्यास रोकनी पड़ती। और इस सभागार की छत पर ये हमारी कला प्रतियोगिता चल रही है, जो 3 वर्गों में होनी है। और इसमें पहला वर्ग जो है हमारा कक्षा 1 से 5 तक चित्रकला प्रतियोगिता, हमारा पर्यावरण, इसका विषय रखा गया है। साथ ही दूसरा वर्ग जो है हमारा वो 6 से 8, इसका विषय है। और तमाम लोग जो है, कुछ पेरेंट्स भी हमारे बीच हैं, साथ ही टीचर्स, और बहुत शांतिपूर्वक ये प्रतियोगिता हमारी संचालित हो रही है। और अभी चल रहे हैं हम, तीसरा ग्रुप हमारा ये सीनियर वर्ग है, जो 9 से 12 वर्ग कक्षा के लिए है। और इनका जो सब्जेक्ट रखा हमने झील संरक्षण रखा है। और तमाम पेंटिंग्स अभी तैयार होते हुए
चलिए मिलते हैं एक सर से। सर नमस्कार, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएंगे? विक्रम सिंह रावत जी। आज यहाँ एज ए पेरेंट्स हैं आप या एज ए टीचर हैं? टीचर आया सर एज ए सेंट जॉन्स स्कूल से। तो सर जैसे ये प्रतियोगिता संचालित हो रही है हमारी 3 वर्गों में और ये सब व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारी बाबा ये अम्बेडकर जी इसमें जो भारत रत्न संविधान निर्माता है इनके उसमें जो शिल्पकार सवाई करा रही है, बहुत अच्छा करा रही है। बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है जी। आगे जाके और भी सब्जेक्ट इसमें दूसरा जो कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सेकेंड थर्ड तो अलग चीज़ है, बट बच्चे इतने आगे यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और जैसे सब्जेक्ट हमने रखा है जल संरक्षण, तो कहीं ना कहीं नैनीताल में या हमारे पहाड़ी इलाकों में पानी की जो कमी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है हमारे बच्चों को भी कि जल की कितनी वैल्यू है, तो उसको समझेंगे। अभी से जब इन बच्चों को पता चलेगा कि हमें क्या बचाना है क्या नहीं बचाना है, तो यही जी। सब माध्यम होता है जिनसे बच्चों को सब पता चलता है। जी तो ये एक हमारी मतलब कोशिश है कि बच्चे थोड़ा अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से आज में सबसे कहें कि हम आज टॉपिक में ये था जी और हमें खुद भी ये करना चाहिए कि कैसे हम अपने नैनीताल की झील को बचा सकें जी। और अपने पर्यावरण को कैसे पढ़े लिखा सकें। ओके, थैंक यू। मिलना बच्चों को बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखो बच्चे सब अपने तन मन से लगे पड़े हैं जी बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे हाँ, तो बच्चों के लिए ऐसे प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए जिससे कि बच्चों में एक नई दिशा का प्रचार प्रसार। प्रसार हो। दूसरे फिर जो सब्जेक्ट हमने इनका रखा है जल संरक्षण, और जो बड़े बच्चे हैं हमारे 9 to 12 वाले, उनको रखा है झील संरक्षण, तो उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे हम नैनीताल शहर में रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी झील है, तो इसके संरक्षण के लिए भी बच्चों पर एक नया प्रभाव पड़े और जी। बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो इस वजह अच्छा, आयोजन नैना कौन से ग्रुप में प्रतिभाग कर रही हैं आप? सीनियर बोले तो 9 से 12। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या क्या आज आपका सब्जेक्ट है झील संरक्षण, तो क्या समझ में आया कि क्या करना है? नदियों को मतलब गंदा नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए और पानी का कम यूज़ करना चाहिए। पानी का कम यूज़ करना बच्चों को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो और आगे बढ़ें। जी। अगर आपके हाथ में कला है तो इसमें आप डेवलप करें, थोड़ा नैनीताल का भी नाम रोशन होगा, इस जगह का भी नाम रोशन होगा। काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव है ये। जी सर, आप हमारे मित्र अजय कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप हर प्रोग्राम में आते हैं और इस तरीके से हमारी रिकॉर्डिंग बना के उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है ये स्वर्गीय नंद प्रसाद जी की स्मृति पर हमने आयोजित किया गया है, जिसके और इस प्रोग्राम को आयोजित करने में हमारे क्या कहते हैं ओझा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इससे पहले इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। इस बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की है तो आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बच्चे आए हैं, विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए हैं और उनके अंदर जो रचनात्मक प्रतिभाएं हैं वो आज यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चे आज के इस प्रोग्राम में अपनी जो उनकी रचनात्मकता जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निकालेंगे, आज यहाँ पर दिखाएंगे। और ये प्रोग्राम हमारा क्या कहते हैं विगत क्या उससे संचालित होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम लगातार ऐसे बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम जो है हमेशा हम लोग आयोजित करें। थैंक यू सो मच। विदिशा, कौन से ग्रुप में आपने पार्टिसिपेट किया है? मैंने जूनियर जूनियर वर्ग में। तो क्या सब्जेक्ट था आपका? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, तो अच्छा आयोजन के संबंध में क्या कहना चाहती है? नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया है। अरे वाह, तुम्हारा तो बढ़िया भाई। क्या नाम है तुम्हारा? है पार्थ। इतना प्यारा बना है। कौन से एज ग्रुप में प्रतिभाग कर रहे हो? पारस। अच्छा, तो बहुत जल्दी बना दिया आपने। बढ़िया पेंटिंग है आपकी। गुड। सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए और किसी भी व्यक्ति को जातिवाद या भेदभाव के कारण नीचा ना महसूस करना सके। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो समाज को सशक्त बना सकता है। उनका योगदान केवल हमें संविधान निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक रूप में भी यादगार है। अब हम चलते हैं सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता की ओर। वर्तमान परिदृश्य में बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता कम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।
आइए, आइए, आइए। के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने बहुत चाहते थे कि सबको बराबर का अधिकार और सम्मान मिले। उसके बाद उन्होंने संविधान बनाया और उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता था और 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया और लोगों को समझाया कि मिलजुल कर रहना चाहिए। उनका एक माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों को सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे महान विचारक, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर बोलने जा रही हूँ, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में सम्मान और प्रेरणा का भाव जागता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म सन 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब ने वर्ण व्यवस्था की बहुत गहराई से आलोचना की थी। शास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यों का विभाजन करना था, जैसे ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय शक्ति, वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा। किंतु बाबा साहेब मानते थे कि असमानता को धार्मिक रूप पर वैध बना दिया था, जिसकी वजह से जातियों में भेदभाव स्याही हो गया। सामाजिक समानता की आवश्यकता। बाबा साहेब ने हमेशा समानता और बंधुत्व की बात की। उनका मानना था कि समानता ही विश्व को आगे बढ़ाएगी। यूएनओ द्वारा हर वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो बताता है कि बाबा साहेब के समानता के विचार न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रासंगिक है। शिक्षा का महत्व। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। किसी तरह उनके पिता ने उनका दाखिला एक विद्यालय में करा तो दिया, परंतु उन्हें विद्यालय तक में पीछे बैठाया गया। एक बार मास्टर ने बोला, ए भीम जरा आगे आओ, इस सवाल को हल कर। तो बच्चों ने अपने टिफिन और बैग हटा लिए कि कहीं भीम की छाया मेरे खाने पर न पड़ जाए, मेरा खाना अपवित्र न हो जाए। एक बार रिक्शे में कहीं जा रहे थे, रिक्शे वाले को पता चला ये तो नीची जात का है, उतार दिया। बोला रिक्शा भी तू ही चलाएगा और मुझे दुगनी कीमत देगा, तब जाकर तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। छोटी उम्र में उन्हें आभास हो गया कि यदि उन्हें इस भेदभाव के जंजाल से छूटना है, यहाँ से भागना है, तो उन्हें शिक्षा को अपना अधिकार बनाना पड़ेगा। संविधान के निर्माता तथा सामाजिक समानता के पहरेदार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विचार, उनकी सोच के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हेतु आपके सामने मंच पर आया। नेहा आर्या, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भवाली। जिनके होने से भारत का निर्माण हुआ, जिनके होने से भारत का निर्माण हुआ, जिनके होने से महिलाओं का सम्मान हुआ। नाम हुआ देश का वो अभिमान हुआ, नाम हुआ देश का वो अभिमान हुआ। उनके होने से ही तो आज ये संविधान हुआ। उनके होने उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और अपनी प्रतिभा व दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने अपने स्वयं का मार्ग तय किया। जी हाँ, उन्हीं के विचारों के संग मैं नेहा आर्या के विचार भी प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, पद पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। मनुष्य की पहचान होती है उसके कर्म व मन से, क्योंकि मन की फकीरी पर कवि की संपदा भी रोक। ये पंक्तियां हैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, परंतु ये चरितार्थ करती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरित्र को, जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेटर देन रेदर देन लॉ। बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव भाषाओं के और फिर हम आ गए 2 मंजिले में, लिंटर पे देखिए
ये हमारी झील और झील के किनारे बच्चे अपनी पेंटिंग करते हुए और झील का संरक्षण करते हुए। उनको एक छत मिलेगी, एक जाति छुपाकर उनको एक छत मिलेगी। कितना संघर्ष और कितनी पीड़ा से उन्होंने आज हमें जगह दिखाया कि आज मैं यहाँ बोल कर एक महिला होते हुए भी आज उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम आज यहाँ आपके सामने। ये हमारा प्राइमरी सेक्शन था, जूनियर सेक्शन था 6 से 8। इधर ये प्राइमरी सेक्शन। जो कि एक आदिवासी महिला है और हमारे राष्ट्रपति हमारे APJ अब्दुल कलाम जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। मैं याद दिलाना चाहूंगी उनकी और संविधान की ताकत को कि संविधान की ताकत ही है कि महिला मुख्यमंत्री और महिला राष्ट्रपति आज हमने बना दी। ये संविधान गगन झुके गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, जब दूर झुके जय भीम का नारा, जब दूर झुके जय भीम का नारा। आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं बाबा जोशी, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष आपके दिए गए विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। आज हम एक ऐसे युग पुरुष के बाद उसने एक नई राह की अंधेरे में उजाले की शुरुआत करी। जैसे आज हम देखते हैं कि 21वीं सदी में भारत एक युवा और महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में अपनी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान दर्ज करवा रहा है। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जैसे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं जो हमारे सामाजिक सरोकार को धीरे धीरे खत्म करते जा रही है। कल्पना कीजिए एक भारत की जहाँ पर के संविधान में समानता नहीं होगी। कल्पना कीजिए भारत की जहाँ अविश्वता एक कानूनी अपराध ना होगी। कल्पना कीजिए ऐसे भारत की जहाँ महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ना होता। कल्पना कीजिए ऐसे भारत की जहाँ लोगों को शिक्षा एक नैतिक अधिकार ना होता। B.R. अम्बेडकर एक समाज सुधारक तो थे और एक कठिन शास्त्र भी थे। आज के समक्ष हम B.R. अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, परंतु क्या हम असली मायने में उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या आजकल हमारा समाज उनके कार्य जो उन्हें बोला होता है वो कर रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं। जब तक हम उनके विचारों को आगे अपने जीवन में नहीं लेंगे तो हमारा समाज उसी जाति भेदभाव में रह जाएगा। नारी शक्ति सदैव पूजन्ते, नारी शक्ति सदैव पूजन्ते। तो क्यों एक जगह पे जहाँ नारी को मंदिर में पूजा जा रहा है तो एक छोटी जाति वाली नारी को छोटे कार्य में लिया जा रहा है? समाज सुधार तभी होगा जब जाति जैसी चिन्ह चीजों को हटाया जाएगा। आज हम देश की 5वीं और सबसे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं। और ये किस बात की इकोनॉमी है? जब हम अपनी सोसाइटी में जाति भेदभाव, नाम भेदभाव, धर्म भेदभाव से बढ़ रहे हैं। ये कौन सी भेदभाव की नीति है जो हमको विकास के लिए ले जा रही है? ये कौन सा विकास है जो हमको सिखाता है जाति भेदभाव? ये कौन सा भेदभाव है जो हमको बोलता है कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम ऊंच हो, तुम नीचे हो? ये कौन सा विकास है जो हमें अपने धर्म से बड़ा मानता है? In the UN conference, B.R. Ambedkar stated, education is something that cannot discriminate between religion. अर्थात शिक्षा एक ऐसी चीज है जो रिलीजन धर्म के नाम पर नहीं बढ़ती, वो सिर्फ बच्चों और मनुष्य के लक्ष्य से बढ़ती है। तो क्यों जब हम विकास की बातें करते हैं तो हम उसकी जाति, रूप, सौंदर्य और लिंग पर जाते हैं? क्यों आजकल हम जब भी अपने विकास की बातें करते हैं तो अमीर गरीब को देखते हैं? आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, भले हम कितना भी कुछ कर लें, हमको स्वयं उठना पड़ेगा। हमको कोई महापुरुष की जरूरत नहीं, हमको उन्हीं महापुरुष जो हमारे पास थे उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। महापुरुष हम स्वयं बनेंगे जब हम स्वयं कार्य करेंगे। महापुरुष वो नहीं होता जो दूसरों से सुनता है,
महापुरुष वो होता है जो स्वयं पे विश्वास रख स्वयं कार्य करता है, जो स्वयं को सुधार कर दूसरों को सुधारने के लिए आता है। हमारे वहाँ अभी भी हर जगह दिखा जाता है कि भेदभाव थोड़ी थोड़ी जगहों पर हो रहा है, पर उसको ओपनली नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी कुछ सोच वाले लोग मनुष्य बैठे हैं जो जाति पर भेदभाव कर देश को विकास का नाम देते हैं। ये विकास कौन सा है जहाँ जाति सबसे बड़ा है? ये विकास कौन सा है जहाँ जाति से सबसे ज्यादा विकास दिखाया जा रहा है? कर्नाटका में जब एक आदिवासी समुदाय को शिक्षा की निपुणता नहीं मिल पा रही थी, तो अम्बेडकर दल ने उनको शिक्षा प्रदान करी। कक्षा 12 मोहनलाल शाह बालिका विद्यालय। भारत को एक नया विधान, जिन्होंने दी भारत को एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं भावना आर्या मोहनलाल शाह बालिका विद्या मंदिर की छात्रा आज आप सभी के समक्ष दिए गए विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ज्ञान आता है, जागरूकता आती है और इसी के कारण समाज में फैल रहे शोषण और छुआछूत से मुक्ति पाई जा सकती है। उनके विचार में इतनी प्रासंगिकता है कि जाति व्यवस्था और उससे जुड़े असमानता के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई और उसके खिलाफ जो कानून बनाए, जिसके जरिए आज समाज का हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम आज की समाज की स्थिति को वर्तमान की समाज की स्थिति, पुराने समाज की स्थिति से तुलना कर सकते हैं कि बाबा साहेब के कानूनों से पहले समाज में इतना छुआछूत और भेदभाव विद्यमान था कि न जल के स्रोतों में समानता थी, न शिक्षालय में, न कार्यालय में और न ही मंदिरों में। तो इसी क्रम में अगले जो प्रतिभागी हैं वो है राफिया रफत, कक्षा 12 मोहनलाल शाह बाल विद्या मंदिर नैनीताल। हेलो। स्वयं को जलाकर जीवन दूसरों का रोशन करते ऐसे दीपक कयामत तक जले रहते हैं। ना आंधियों का डर, ना तूफानों का, ऐसी हस्तियां औरों को सवारा करती हैं। नमस्कार सभी सम्मानित उपस्थितिगण, मैं राफिया रफत मोहनलाल शाह बाल विद्या मंदिर विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा आप सभी के संघर्ष और लगन को अपनी उन्नति की आधारशिला बनाया और अपना परचम लहराया। उन्हीं महापुरुषों में से एक महामानव की कहानी आज मैं लेकर आई हूँ, जिनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, वो संघर्ष की जुबानी। इसके उपरांत चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक साधारण से बालक ने स्वयं को कैसे प्रस्तुत किया, जिसके तन पर अच्छे कपड़े नहीं थे, जिसके पैरों में जूते नहीं थे, जिसकी किताबें उधार की थी, पर जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। कुछ सामाजिक बंधनों के कारण डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्ति के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ा, किंतु वे निराश व हताश न हुए, बल्कि निरंतर प्रयास करते करते कठिन परिस्थितियों को मात देते हुए उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और फिर एक समय ऐसा आया जब वो उस दौर के सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति बन गए, जिसके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, कानून हर विषय की गहरी समझ थी। अब हम अपने मुख्य विषय की ओर आते हैं, जो है वर्तमान परिदृश्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता। यदि आज हम अपने समाज की समीक्षा करें तो हम देख पाते हैं कि उन्हीं के विचारों और उन्हीं के संघर्षों से एक नई चेतना जागी, घर घर में शिक्षा की मशाल जल रही है। आज अगर हम अपने समाज को देखें तो कहीं किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक संस्थान हर विद्यार्थी के लिए खुला है,
परंतु यह निर्भर करता है कि हम उन संसाधनों का कैसे सदुपयोग करते हैं। यह निर्भर करता है प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी पर। सरकार ने कड़े कानून और नियम बनाए हैं। मैं मानती हूँ कि पहले जब समाज बड़ा हुआ था तो प्रत्येक व्यक्ति को कई व्यवसाय अपनाने की छूट नहीं थी। एक बच्चे का सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह जाता था क्योंकि उसके आगे जाती रही। एक माँ की आंखें सिर्फ इसलिए रोती थी क्योंकि उसके बच्चे को विद्यालय से लौटा दिया जाता था। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक निम्न जाति में जन्मा था। परंतु अब समय बदल चुका है। आज का भारत समानता के मार्ग पर चल रहा है। आज प्रत्येक संस्थान हर विद्यार्थी के लिए खुली है। और यही कारण है कि आज हमारे देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उन्होंने अपने संघर्ष और अपनी शिक्षा से यह सिद्ध कर दिया कि अब अवसर सभी के लिए समान है। मैं स्वयं एक बालिका होकर आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। यह भी बाबा साहेब के संघर्षों का परिणाम है। उन्होंने हमें शिक्षा के अधिकार, महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान और आगे बढ़ने का हक दिया। आज लोग आरक्षण पर बड़ी उंगली उठाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आरक्षण कोई किसी पर किया गया उपकार नहीं है, यह उनका अधिकार है। ये अधिकार है उन लोगों का जो सदियों से वंचित रहे, पीड़ित रहे। हाँ, यह सच है कि अवसर मिलना एक बात है और उस अवसर का सही मायने में उपयोग करना ही असली चीज। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम एक ऐसा भारत रचेंगे जहाँ शिक्षा, सम्मान और जहाँ मेहनत की सच्ची कद्र हो। धन्यवाद। चलिए एक पार्टिसिपेंट से और मिलते हैं। नमस्कार, क्या सुन नाम है बेटा? शुभांगिनी कौशिक। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पार्टिसिपेट करके जी। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जी। और मैंने काफ़ी अच्छा बोला। मुझे अपने आप पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था और सभी बहुत अच्छा बोला। अच्छा, अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? कि सभी ने बहुत अच्छा बोला है। कोई हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी क्या संदेश देना चाहती है? कि हमें अगर मौका मिल रहा है तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। चलिए एक प्रतिभागी से मिलते हैं जो हमारी भाषण प्रतियोगिता था। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राफिया है। राफिया, बहुत अच्छी स्पीच आपने दी है। तो ये जो आज बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या व्यूज़ हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये कि पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला और पहली बार मुझे जानने का मौका मिला है कि एक भीमराव अम्बेडकर भवन भी है नैनीताल में। आज तक मुझे ये भी नहीं पता था। तो हम देख सकते हैं कि नैनीताल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं। लेकिन अब जब ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को जानें। और बाबा साहेब ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी थी और उनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। आज जब मैं उनके बारे में बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं, उन सारे लोगों के बिहाफ में बोल रही हूँ जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब बस मैं होप कर रही हूँ कि मैं जीत जाऊँ। अच्छा, आयोजन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और हालांकि 10 बजे शुरू होने वाला था। नहीं, 11 बजे का टाइम। 11 बजे का टाइम जी। रजिस्ट्रेशन इन रिटर्न आपके कॉलेज में 11 बजे का समय दिया। और सर काफ़ी फटाफट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और हम सारे बच्चों को सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ नई बातें बता रहा है तो अच्छा लग रहा है। आपको काफ़ी नॉलेज थी, मैंने देखा आप हिंदू कोड बिल और तमाम चीज़ें जानकारियाँ ली हैं। तो ये अंदर से चल रहा था या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको? सर, मुझे तो 4 दिन पहले बताया गया था कि कॉम्पिटिशन है, तो फिर मैंने बाबा जी के बारे में सारी चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन एक हमेशा कॉम्पिटिशन में जो मुझे हमेशा गलत लगता है वो होता है टाइम लिमिट। हालांकि गलत तो नहीं है, सभी को मौका देना है तो टाइम लिमिट लगता है, पर 5 मिनट के अंदर एक ऐसे महान शख्स के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ करा है उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और उनके प्रभारी शिक्षकों का जो भी आपके और अधिकार है उनकी रक्षा करें। कोई बाहर से सभी आता है और आपके प्रधानाचार्यों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को ओके, थैंक यू सो मच बनाने और में हमारी शुभकामनाएं। अपने आज के स्पीच कंपटीशन के एक प्रतिभागी से और मिलते हैं। सर, क्या शुभ नाम, क्या नाम है आपका?
आशीष सिंह रावत। जी जी, आप कहाँ से हैं, कौन से मैं विद्यालय? नैनीताल से हूँ, लॉन्गवी पब्लिक स्कूल का छात्र। अच्छा अच्छा, आज ये अम्बेडकर जयंती पे जो आयोजन हुआ है बाबा साहेब को लेके, तो किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि बच्चों को पता चले कि बाबा साहेब ने हमारे देश के लिए क्या क्या करा है और हमको उनके नक्शे कदम में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जी, आपकी स्पीच में बहुत ज़्यादा ठहराव और तमाम जानकारियाँ थी, तो ये जानकारियाँ कहाँ से उपलब्ध हुई आपको? एक्चुअली मैंने थोड़े से, मेरे पापा भी डॉक्यूमेंटेशन में थे, तो मैंने रियल में जो होता है डॉक्यूमेंटेशन जो बी आर अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए करा है वो देखा, और हम जो कहाँ लैग कर रहे हैं कि हमने क्या कार्य करना चाहिए पर हमारा समाज वो कर नहीं रहा है, उस पर बोला। तो ये जीवन में भी आपके उतरेंगी ये तमाम चीज़ें, तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आप महापुरुष, जो भी महापुरुष हमारे देश के हैं, आप उनसे सिर्फ उनकी कहानियाँ न मत सुनिए, उनसे सिर्फ उनकी जो शिक्षा है, जो उनका संदेश था, उनको अपने जीवन में भी लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अपने निर्णायकों से। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है सर। जी, आप क्या करते हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सर, युवा विश्वविद्यालय नैनीताल से। अच्छा, और आज यहाँ निर्णायक की भूमिका में आप थे, जी सर। तो सर जो बच्चों की परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस हिसाब से ये जूनियर और हाई स्कूल के बच्चे थे सर, तो इनके बोलने के जो विचार थे, इनके बोलने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा लगा सर इनके उसमें। क्योंकि जब मैं अपने समय की अगर बात करूं, मैं जब 11th-12th में था तब भी मैं कभी आगे जा नहीं पाता था, लेकिन आज मुझे निर्णायक की भूमिका में रखा गया, तो तहे दिल से शिल्पकार शोभा का धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, और हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानें, उनको पढ़ें, उनके विचारों को फॉलो करें, तभी जीवन में आगे बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जयंती।